नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राजस्थान पहुंचे राहुल गांधी। ट्रैक्टर चलाकर बोले कृषि कानूनों के जरिए पीएम मोदी 40% कृषि व्यापार अपने दो मित्रों के हवाले करना चाहते हैं। जी हां दोस्तों, आप उन दो मित्रों के नाम कमेंट में बताइए। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि किसान आज निकालेंगे कैंडल मार्च, आंदोलन तेज करने के लिए भरी हुंकार। और तीसरी बड़ी खबर में बताएंगे कि बंगाल में चुनाव से पहले भाजपा को लगा बड़ा झटका, दिग्गज नेता ने छोड़ दी पार्टी और दे दिया बड़ा संकेत। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन से बड़ा नुकसान भाजपा को बंगाल के चुनाव में होगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। राजस्थान में राहुल गांधी ट्रैक्टर चला बोले कृषि कानूनों के जरिए पीएम मोदी 40% कृषि व्यापार अपने दो मित्रों के हवाले करना चाहते हैं। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों से संवाद करने राजस्थान पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को खुद ही ट्रैक्टर चलाया और ऊंट गाड़ी पर भी चढ़े। अजमेर के पास रूपनगढ़ में कांग्रेस के द्वारा किसान संवाद कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम में ट्रॉलियों को जोड़कर बनाए गए मंच से ही राहुल गांधी ने किसानों को संबोधित किया। इसके बाद कांग्रेस नेता वहां रखी चारपाइयों में से एक चारपाई पर बैठे। बाद में राहुल गांधी मंच के सामने बने घेरे में ट्रैक्टर की ड्राइवर सीट पर बैठ गए। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी ट्रैक्टर पर बैठे और राहुल गांधी ने वहां मौजूद लोगों का अभिवादन करते हुए काफी देर तक ट्रैक्टर चलाया। कांग्रेस के इस कार्यक्रम में किसान अपने अपने ट्रैक्टर को लेकर पहुंचे थे। वहां मंच भी बड़ी बड़ी ट्रॉलियों को जोड़कर बनाया गया था। मंच पर बैठने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन राहुल गांधी के संबोधन के बाद वहां कुछ चारपाइयां रखी गई। मंच के पास पीने के मटके भी रखे गए थे। यहां से मकराना जाते हुए पर्वत सर के पास राहुल गांधी का स्वागत किया गया। वहां राहुल गांधी ने विशेष रूप से सजाए गए ऊंट गाड़ी पर चढ़कर लोगों का अभिवादन किया। इस अवसर पर राहुल गांधी का स्वागत गेहूं की बालियों पर बना गुच्छ देकर किया गया। इससे पहले गांधी ने केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि इनके जरिए वे 40% हिंदुस्तान की कृषि व्यापार को अपने दो मित्रों के हवाले करना चाहते हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आज निकालेंगे कैंडल मार्च, आंदोलन तेज करने के लिए भरी हुंकार। जी हां दोस्तों, गाजीपुर बॉर्डर पर किसान मोर्चा के नेताओं ने एक सुर में केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग दोहराई है। मंच से 14 फरवरी को देश भर में कैंडल मार्च निकालने, 16 को सर छोटू राम का जयंती पर समारोह मनाने और 18 फरवरी को दोपहर 12 से 4 बजे तक रेल रोकने का ऐलान किया। उन्होंने कहा यह आंदोलन जीविका बचाने की लड़ाई है। कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए वह आखिरी सांस तक संघर्ष करते रहेंगे। नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान जहां आंदोलन को विस्तार देने की रणनीति में जुटे हैं, वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली हिंसा और किसानों पर दर्ज मुकदमों की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच की मांग की है। मोर्चा का कहना है कि किसानों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं। सिंगू बॉर्डर पर शनिवार को प्रेस वार्ता कर मोर्चा के नेताओं ने कहा कि जिन किसानों को पुलिस ने नोटिस दिए हैं वे सीधे पेश नहीं हो सकते हैं, इसलिए वे मोर्चा द्वारा गठित कानूनी प्रकोष्ठ से संपर्क करें। सेल के सदस्य कुलदीप सिंह ने कहा कि किसानों के खिलाफ दर्ज कथित फर्जी मुकदमों की जांच सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से कराई जाए। एक अन्य नेता रविंद्र सिंह ने कहा किसानों पर लूट, हत्या के प्रयास और डकैती जैसी संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जबकि उनका हिंसा से कोई लेना देना नहीं है। प्रत्येक किसान की कानूनी मदद की जाएगी। मोर्चा ने घोषणा की है कि जेल में बंद प्रत्येक किसान को कैंटीन खर्च के लिए 2000 रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी। किसान नेताओं ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है। गाजीपुर बॉर्डर पर मोर्चे की केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता डॉक्टर दर्शनपाल सिंह, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत, भाकियू हरियाणा के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी, किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल और युद्धवीर सिंह इकट्ठा हुए। उन्होंने कहा कि आंदोलन को 80 से ज्यादा दिन हो गए हैं। करीब 125 किसान नेता जेल में हैं और 27 लोग लापता हैं। 26 जनवरी को ही घटना 14 FIR दर्ज हुई है। आरोप में पुलिस ने 122 किसानों को गिरफ्तार किया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल में चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका, इस दिग्गज नेता ने पार्टी छोड़ने का दिया संकेत। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल हाल ही में टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए दिग्गज नेता विश्वजीत दास पार्टी छोड़ सकते हैं। बताया जा रहा है कि राज्य बीजेपी आलाकमान से नाराजगी के कारण वे घर वापसी करेंगे। हालांकि विश्वजीत दास ने अभी तक इस पर कोई बयान नहीं दिया है। रैली के मंच पर नहीं मिली थी जगह। बता दें कि ठाकुर नगर में आयोजित केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सभा स्थल के पास जाने से उत्तर बनगांव के भाजपा विधायक विश्वजीत दास को रोक दिया था, जिसके बाद दास ने प्रेस वार्ता कर इसके लिए स्थानीय सांसद शांतनु ठाकुर को जिम्मेदार बताया था। हालांकि इस घटना पर बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने बयान भी दिया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। तृणमूल कांग्रेस ने वाम मोर्चा कांग्रेस गठबंधन से भाजपा के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की अपील की। जी हां दोस्तों,
तृणमूल कांग्रेस ने शनिवार को वाम मोर्चा कांग्रेस गठबंधन से भाजपा के खिलाफ एकजुटता से लड़ाई लड़ने की अपील की, ताकि ज्यादा खतरनाक भाजपा को राज्य में अपने पैर पसारने का मौका न मिल सके। हालांकि वाम दलों और कांग्रेस ने इस अपील को सिरे से खारिज कर दिया और टीएमसी को भाजपा की बी टीम करार दिया। पिछले एक महीने में यह दूसरी बार है जब टीएमसी ने वामपंथी दलों और कांग्रेस से राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ने की अपील की है। भाजपा ने इस प्रस्ताव पर खुशी व्यक्त की और कहा, यह साबित करता है कि राज्य में टीएमसी के सामने भगवा पार्टी ही एकमात्र विकल्प है। पश्चिम बंगाल के संसदीय मामलों के राज्य मंत्री तापस रॉय ने कहा, अगर वाम मोर्चा और कांग्रेस वास्तव में भाजपा विरोधी हैं, तो उन्हें भगवा पार्टी की सांप्रदायिक और विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ ममता बनर्जी की लड़ाई में सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा, ममता बनर्जी और टीएमसी का विरोध कर उन्हें बंगाल में ज्यादा खतरनाक भाजपा को आमंत्रित करने की गलती नहीं करनी चाहिए। उन्हें त्रिपुरा की स्थिति को देखना चाहिए और यह तय करना चाहिए कि क्या करना है। यह पहली बार नहीं है जब टीएमसी ने भाजपा से लड़ने के लिए वाम मोर्चा और कांग्रेस के साथ एक मजबूत मंच के पक्ष में बात की है। कई अन्य टीएमसी नेताओं ने भी पहले इसी तरह की अपील की। टीएमसी के प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्य के वरिष्ठ कांग्रेस नेता अब्दुल मन्नान ने बंगाल में भाजपा के उभार के लिए तृणमूल को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, टीएमसी के साथ गठबंधन करने में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। पिछले 10 वर्षों से हमारे विधायकों को फंसाने के बाद टीएमसी अब हमारे साथ गठबंधन में क्यों दिलचस्पी ले रही है? ममता बनर्जी के कारण ही भाजपा बंगाल में इतना बढ़ पाई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केरल सीएए पर सियासी रार, सीएम पिनराई विजयन बोले, राज्य में लागू नहीं होगा नागरिकता संशोधन कानून। जी हां दोस्तों, केरल में होने वाले चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन कानून पर सियासी रार होती नजर आ रही है। एक तरफ जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना वैक्सीनेशन पूरा होने के बाद देश में सीएए लागू करने की बात कही है, वहीं केरल के मुख्यमंत्री ने इससे साफ इनकार कर दिया है। सीएम पिनराई विजयन का कहना है कि केरल में सीएए लागू नहीं होगा। राज्य सरकार का मत स्पष्ट है, हम सीएए लागू करने के पक्ष में नहीं हैं। विजयन का यह बयान अमित शाह के उस बयान के ठीक एक दिन बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि कोरोना वैक्सीनेशन पूरा होने के बाद सीएए लागू किया जाएगा। केरल में विधानसभा चुनाव से पहले लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की कसरगोड में यात्रा निकाली जा रही थी। इसी दौरान सीपीआईएम के राज्य सचिव विजय राघवन भी मौजूद थे। इस यात्रा को हरी झंडी दिखाने पहुंचे सीएम विजयन ने यह ऐलान किया कि राज्य में सीएए लागू नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने सीएए को लेकर बात करनी शुरू कर दी है, हमने पहले ही अपने मत स्पष्ट किए हैं। गृह मंत्री ने कोरोना वैक्सीनेशन के बाद सीएए लागू करने का ऐलान किया है। केरल की सरकार केंद्र के इस फैसले का समर्थन नहीं करती है। हम केरल में सीएए लागू नहीं करेंगे। हम इस फैसले के साथ ना खड़े हैं, ना ही इसे राज्य में लागू करें। हम मजबूती से इस पक्ष के साथ खड़े हैं कि राज्य में सीएए लागू नहीं किया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन, दर्शन पाल का ऐलान, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की तरह यूपी के टोल प्लाजा भी फ्री कराएंगे किसान। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने आज गाजीपुर बॉर्डर के धरना स्थल पर हुई बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा की। इस दौरान किसान नेता डॉक्टर दर्शन पाल ने कहा कि अब यह आंदोलन और तेजी से बढ़ रहा है और आगे आने वाले दिनों में देश भर के किसान एकजुट होकर लगातार सरकार पर दबाव बनाएंगे। किसान महापंचायतों को भी बढ़ाया जाएगा। इन काले कानूनों के खिलाफ पूरे देश का किसान एकजुट है। आज बॉर्डर पर किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी, दर्शन पाल और बलवीर सिंह राज्यपाल के बीच बैठक हुई। उन्होंने कहा कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की तरह किसान जल्द ही यूपी के टोल प्लाजे भी फ्री करवाएंगे। इसको लेकर किसान संगठनों के साथ बातचीत चल रही है और जल्द ही इसका दिन भी घोषित किया जाएगा। दर्शन पाल ने बताया कि 14 फरवरी को पुलवामा हमले में शहीद जवानों के बलिदान को याद करते हुए देश भर में कैंडल मार्च व मशाल जुलूस व अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 16 फरवरी को किसान मसीहा सर छोटूराम की जयंती के दिन देश भर में किसान एकजुटता दिखाएंगे और 18 फरवरी को दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक देश भर में रेल रोको कार्यक्रम किया जाएगा। वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने आज फिर दोहराया कि कृषि कानून रद्द होने के बाद ही घर वापसी होगी। टिकैत ने कहा कि सरकार अगर किसानों के साथ बातचीत करना चाहती है तो सिंगू बॉर्डर पर आकर बातचीत कर सकती है। हम बातचीत के लिए हमेशा तैयार हैं। गौरतलब है कि केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों को लेकर गतिरोध अब भी बरकरार है। कानूनों को रद्द कराने पर अड़े किसान इस मुद्दे पर सरकार के साथ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर चुके हैं। इसके लिए दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन आज 80वें दिन भी जारी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा डिप्टी सीएम दुष्यंत के इस्तीफे पर बोले पिता अजय चौटाला, कहा अगर इससे हल निकलता है तो अभी दे दूं। जी हां दोस्तों, कृषि कानून के खिलाफ किसानों की लड़ाई को आज 80 दिन हो गए हैं। दिल्ली के बॉर्डर एरिया में किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। दिल्ली में चल रहे आंदोलन को पंजाब, हरियाणा और राजस्थान समेत कई राज्यों का समर्थन हासिल है। कृषि कानून के खिलाफ कई विधायक भी किसानों के हित में अपने इस्तीफे की पेशकश कर चुके हैं। यहाँ तक कि किसानों का समर्थन करते हुए इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा भी दे दिया। इन सबके बीच जेजेपी
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के इस्तीफे की मांग करने वालों को जबरदस्त जवाब दिया है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पिता और अभय सिंह चौटाला के भाई अजय चौटाला ने कहा कि क्या अभय सिंह चौटाला के इस्तीफे से कुछ हल निकला है? दुष्यंत चौटाला का इस्तीफा मेरी जेब में है, अगर उससे हल निकलता है तो मैं अभी दे देता हूं। चौटाला ने कहा कि केंद्र सरकार को इस मुद्दे को हल करना चाहिए या फिर जिन हरियाणा के 10 सांसदों ने इस बिल को पास करवाया है वो अपना इस्तीफा दे। उन्होंने कहा कि इस्तीफे से इस समस्या का हल नहीं हो सकता, इसका केवल चर्चा से ही समाधान संभव है। चौटाला ने कहा कि दोनों पक्षों को अपनी जिद छोड़कर बातचीत के लिए आगे आना चाहिए ताकि इस परेशानी का जल्द से जल्द समाधान हो सके। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रिंकू शर्मा मर्डर केस, आपने गृह मंत्री अमित शाह से मांगा इस्तीफा, कहा बीजेपी के राज में हिंदू भी सुरक्षित नहीं। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में बुधवार रात बीजेपी कार्यकर्ता रिंकू शर्मा की चाकू मारकर हत्या किए जाने के मामले में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग की गई है। आपके विधायक सौरभ भारद्वाज ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि परसों दिल्ली में एक परिवार के सामने कुछ लोगों ने मिलकर परिवार पर हमला किया और उनके बेटे रिंकू शर्मा का निर्मम हत्या कर दी गई। इससे कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। रिंकू शर्मा की हत्या पूरी मानवता को शर्मसार करती है। दोषियों को कठोर सजा मिलनी चाहिए और इसकी एक मिसाल बननी चाहिए। भारद्वाज ने कहा कि एक दिल्ली वासी और विधायक के तौर पर चिंता होती है कि दिल्ली में हत्याओं की खबरें आम हो गई हैं। उन्होंने कहा कि जब केंद्र में भाजपा की सरकार आई तो एक समुदाय समझता था कि वो सुरक्षित नहीं है, लेकिन जैसे इनके राज को 6 साल हुए तो मुस्लिम के साथ दलितों में भी असुरक्षा की भावना आने लगी। भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी के राज में हिंदू भी सुरक्षित नहीं है। 3 महीने पहले राहुल राजपूत की निर्मम हत्या हुई थी। महिला मित्र के सामने लोग उससे पीटते रहे। जब वो पुलिस के पास गई तो पुलिस वाले चाय पीते रहे लेकिन मदद नहीं की। क्या गृह मंत्री ने उस मामले में पुलिस वालों पर कार्रवाई की? इन हत्याओं में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पूरी जिम्मेदारी है। इनकी नाक के नीचे हत्याएं हो रही हैं और पुलिस होने दे रही है। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा वाले अपने राजनीतिक फायदे के लिए हमारे हिंदू बच्चों की जान ले रहे हैं। दिल्ली में लगातार हत्याएं हो रही हैं और गृह मंत्री अमित शाह कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं। भाजपा अपने राजनीतिक फायदे के लिए हिंदू बच्चों की जान मत ले। हमारे बच्चों को इसलिए मत मरवाओ ताकि राजनीतिक रोटियां सेक सको। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पिछले 1 महीने में जो कुछ भी घटा है, जो नफरत सिख समुदायों के प्रति दिखी है, जिन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने हमला किया है, उन्हें भी डर है कि ये भाजपा कुछ न कुछ करके सिख समुदाय पर और हमला करवाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ममता के भतीजे अभिषेक बोले टीएमसी जीतेगी 250 से अधिक सीटें, बीजेपी के लिए दोहरा आंकड़ा पार करना मुश्किल। जी हां दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी ने शनिवार को दावा किया कि टीएमसी 250 से अधिक सीटें जीतेगी, जबकि भाजपा के लिए दोहरे अंक का आंकड़ा पार करना भी मुश्किल होगा। बनर्जी ने 200 से अधिक सीटें जीतकर राज्य की सत्ता में आने के भाजपा के दावे के जवाब में यह बात कही। अप्रैल मई में बंगाल के 294 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव होने हैं। बनर्जी पार्टी की युवा शाखा के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे हैं। दक्षिण 24 परगना जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में दोहरे इंजन वाली सरकार, केंद्र के साथ साथ राज्य में भी एक ही पार्टी की सरकार चलाने का भगवा पार्टी का दावा ममता बनर्जी की एकल इंजन वाली सरकार की शक्ति के आगे औंधे मुंह गिर जाएगा। उन्होंने कहा कि टीएमसी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है और पार्टी 50 साल तक सत्ता में रहेगी। डायमंड हार्बर के सांसद ने कहा पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री चुनेगा। टीएमसी सदस्य के रूप में दिनेश त्रिवेदी के शुक्रवार को राज्यसभा से इस्तीफे का जिक्र करते हुए बनर्जी ने कहा कि त्रिवेदी कह रहे थे कि उनका दम घुट रहा है, उन्हें जाने दीजिए और भाजपा के आईसीयू में भर्ती होने दीजिए। उन्होंने कहा कि जय श्री राम का नारा भाजपा का एक चुनावी पैंतरा है और उसका कोई विकास का एजेंडा नहीं है। टीएमसी नेता ने आरोप लगाया कि भगवा पार्टी महिलाओं को सम्मान देना नहीं जानती है। उन्होंने कहा वे जय श्री राम कहते हैं, ना कि जय सिया राम। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे महिलाओं को सम्मान देना नहीं जानते हैं। बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे भाजपा शासित राज्यों में महिलाओं पर अत्याचार किया जाता है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा नेता बाहरी लोगों का एक झुंड है जो बंगाल की संस्कृति से अवगत नहीं है और लोगों को भ्रमित करने के लिए फर्जी खबरें फैला रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा के कृषि मंत्री का विवादित बयान, कहा जो 200 किसान मरे हैं, अगर घर पर होते तो भी मरते। कांग्रेस ने की बर्खास्त करने की मांग। जी हां दोस्तों, हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को लेकर विवादित बयान दिया है। भिवानी में उन्होंने कहा कि ये 200 किसान जो मरे हैं, अगर घर पर होते तो भी मरते। उन्होंने कहा कि कोई हार्ट अटैक से तो कोई बुखार से मर रहा है। कृषि मंत्री के इस बयान पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला उन्हें कैबिनेट से बर्खास्त करने की मांग की है। रणदीप सुरजेवाला ने जेपी दलाल का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, आंदोलन में संघर्षरत अन्नदाताओं के लिए इन शब्दों का प्रयोग एक संवेदनहीन और संस्कारहीन व्यक्ति ही कर सकता है। शर्म मगर इनको आती नहीं।
पहले किसानों को पाकिस्तान व चीन समर्थक बताने वाले हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल को कैबिनेट से बर्खास्त किया जाना चाहिए। जेपी दलाल ने भिवानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल पर कहा कि ये जो 200 किसान मरे हैं, अगर घर पर होते तो भी मरते, यहाँ नहीं मर रहे हैं क्या? उन्होंने कहा, 1-2 लाख में से 200 6 महीने में नहीं मरते हैं क्या? कोई हार्ट अटैक से मर रहा है, कोई बुखार से मर रहा है। उन्होंने कहा, मुझे ये बता दो कि हिंदुस्तान की एवरेज उम्र कितनी है और साल के कितने मरते हैं, उसी अनुपात में मरे हैं। उन्होंने कहा कि 135 करोड़ लोगों के लिए संवेदनाएं हैं। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि एक्सीडेंट में नहीं मरे हैं, स्वेच्छा से मरे हैं। संवेदना प्रकट करने के सवाल पर हंसते हुए जेपी दलाल ने कहा कि मरे हुए के प्रति पूरी मेरी हार्दिक संवेदना है। करते हैं अगली खबर की तरफ। काले कानूनों में किसान हितों का दावा करने वाली बीजेपी ने यूपी के गन्ना किसानों की दुर्गति कर दी, प्रियंका गांधी। जी हां दोस्तों, किसानों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार पर एक बार फिर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि काले कानूनों में किसान हितों का दावा करने वाली बीजेपी ने यूपी के गन्ना किसानों की दुर्गति कर दी है। वादा था 14 दिन में भुगतान का, लेकिन किसानों के गन्ने का 10,000 करोड़ भुगतान बकाया है। 2017 से गन्ना मूल्य में 0 वृद्धि हुई है और इस साल तो गन्ना पर्ची पर मूल्य ही नहीं है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों को इकट्ठा करने के इरादे से किसान संगठनों ने सहारनपुर जिले में बुधवार 10 फरवरी को महापंचायत बुलाई गई थी। इस महापंचायत में कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी भी शामिल हुई थी। उन्होंने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा था कि पीएम मोदी ने चुनाव से पहले कहा था कि गन्ना का बकाया 15,000 करोड़ ब्याज के साथ मिलेगा, लेकिन अब तक कुछ नहीं मिला। उन्होंने अपने लिए 2 जहाज खरीदे जो 16,000 करोड़ के हैं, वो खरीदे और आपको गन्ने का बकाया नहीं मिला। प्रियंका गांधी ने कहा कि पीएम मोदी के 56 इंच के सीने में दिल पूंजीपतियों के लिए धड़कता है, इनका दिल किसानों के लिए नहीं धड़कता है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी बोले, देश के बेहतर भविष्य के लिए अन्नदाता शांतिपूर्ण संघर्ष कर रहे, मैं उनके साथ था, हूँ और रहूंगा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर किसानों के समर्थन में अपनी आवाज को बुलंद किया है। उन्होंने राजस्थान के हनुमानगढ़ किसान महापंचायत का एक वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट कर कहा, न सच्चे न अच्छे दिन मोदी सरकार के, देश के बेहतर भविष्य के लिए हमारे अन्नदाता शांतिपूर्ण संघर्ष कर रहे हैं, मैं उनके साथ था, हूँ और रहूंगा। राहुल गांधी शुक्रवार को हनुमानगढ़ किसान महापंचायत में शामिल हुए थे। जो वीडियो राहुल गांधी ने शेयर किया है उसमें वह कह रहे हैं, यह किसानों पर आक्रमण नहीं है, यह हिंदुस्तान की 40% जनता पर आक्रमण है। बात सिर्फ ये है कि किसान सबसे जागरूक हैं, किसानों को बात सबसे पहले समझ आ गई, किसान सबसे आगे खड़ा है, अंधेरे में किसान ने टॉर्च दिखाने का काम किया है, किसानों को भविष्य दिख रहा है। महापंचायत को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा व्यापार कृषि का व्यापार है। यह सिर्फ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा व्यापार नहीं है, यह दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार है। इसी व्यापार से दुनिया के करोड़ों लोगों को भोजन मिलता है। आज इस व्यापार को कोई एक व्यक्ति नहीं चलाता है, इस व्यापार को देश की 40% जनता चलाती है। करोड़ों लोग इस व्यापार को चलाते हैं, इसमें किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी समेत अन्य लोग शामिल हैं। आजादी के बाद से ही कांग्रेस पार्टी की यह कोशिश रही है, यह धंधा 40% लोगों के हाथों में यह धंधा रहे, किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना चला जाए। राहुल गांधी ने आगे कहा, 3 कानून क्या है? पहला कानून कहता है कि कोई भी बड़ा व्यापारी देश में कहीं भी किसी भी किसान से कितना भी अनाज खरीद सकता है। अगर एक व्यक्ति पूरे देश का अनाज खरीदना चाहे तो खरीद सकता है, कोई सीमा नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति कितना भी अनाज खरीद सकता है तो मंडी की क्या जरूरत है? मंडी की कोई जरूरत नहीं है। तो पहला कानून जो है वो मंडी को मारने, मंडी को खत्म करने का है। दूसरा कानून कहता है कि कोई भी उद्योगपति कितनी भी सब्जी, कितने भी अनाज, मतलब एक व्यक्ति जो पूरे देश के अनाज को स्टोर कर सकता है, वो दाम को कंट्रोल कर पाएगा। आज अनाज मंडी में बिकता है, जमाखोरी कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि यह कानून के खिलाफ है। जैसे ही यह दूसरा कानून लागू होगा, देश में असीमित जमाखोरी चालू हो जाएगी और यह जमाखोरी हिंदुस्तान के कुछ अरबपति करेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कहा, तीसरा कानून कहता है कि जब हिंदुस्तान का किसान उस उद्योगपति के सामने जाकर खड़ा होगा, अपने अनाज, फल और सब्जी के लिए सही दाम मांगेगा, तो वो किसान अदालत में नहीं जा सकता। यानी तीसरा कानून किसान से हाथ से न्याय छीनने का है। यह है 3 कानून। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा में भाजपा जसपा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस, पूर्व सीएम हुड्डा ने बताई तारीख। जी हां दोस्तों, कांग्रेस हरियाणा में भाजपा जसपा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए कांग्रेस आलाकमान ने बजट सत्र शुरू होने के बाद की तारीख सोची है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस 8 मार्च को सदन में अविश्वास प्रस्ताव पेश करेगी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में यह प्रस्ताव लाया जाएगा। किसानों के हित में हम इन कानूनों का विरोध करते आ रहे हैं, अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, जिससे मालूम हो जाएगा
कितने विधायक किसानों के साथ हैं और कितने खिलाफ। कांग्रेस पार्टी 8 मार्च को ही अविश्वास प्रस्ताव किस वजह से ला रही है, इसे लेकर लोगों में तरह तरह की चर्चा होने लगी है। पार्टी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हरियाणा की सत्ताधारी भाजपा जसपा गठबंधन सरकार 5 मार्च से विधानसभा का बजट सत्र शुरू करने जा रही है। उस पहले ही दिन अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस इसलिए नहीं लाएगी क्योंकि बजट की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगी। राज्यपाल अभिभाषण में खलल डालने का कांग्रेस का इरादा नहीं है। हालांकि कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव का कितने विधायक साथ देंगे यह स्पष्ट नहीं है। भाजपा जसपा के बड़े नेताओं का कहना है कि उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है। बता दिया जाए कि 90 सदस्यों वाली हरियाणा विधानसभा में वर्तमान में 88 विधायक हैं, जिसमें कालका के अलावा ऐलानाबाद सीट खाली है। दरअसल यहां से विधायक रहे इनेलो प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दे दिया था। ऐसा उन्होंने किसान आंदोलन के समर्थन में किया। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।